जय हिंद दोस्तों। प्राचीन भारत में आज हम लोग पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद काल में उस समय बिहार में 3 महाजनपद हुआ करता था। पहला अंग, दूसरा मगध और तीसरा थे बज्जी संघ, जिसकी राजधानी थी वैशाली। यह 8 गणराज्य का समूह था और सबसे शक्तिशाली था। सब लोग सोच रहे थे कि बज्जी संघ ही सबसे मजबूत है और यही साम्राज्य विस्तार करेंगे। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार मगध के राजा बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति मजबूत किया और मगध को एक नई ऊंचाई पर लेकर गए। और यही मगध मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के समय आधुनिक भारत ही नहीं, पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एरिया पूरे भारत में शामिल था उस समय। और ये पूरे एरिया की राजधानी हमारा पटना हुआ करता था। तो दोस्तों, जानते हैं यह मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। यदि आपको भी लुसेंट लाइन बाय लाइन पढ़कर समझना है और जो जीके चार्ट बना कर दिया हुआ है उसे एक बार में लाइफ टाइम के लिए याद करना है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मगध राज का उत्कर्ष। यदि आपसे पूछे कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का नाम क्या है, बृहदर्थ वंश, और इनके संस्थापक हैं बृहदर्थ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक हैं बृहदर्थ और इन्होंने अपने नाम पर ही वंश का नाम रखा, बृहदर्थ वंश। इनकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत, यानी पर्वत पर समझ लीजिए राजधानी है। राजगिरी, राज मतलब राजा, गिरी मतलब घर, यानी राजा के घर। मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहदर्थ वंश की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। बृहदर्थ के पुत्र कौन थे? जरासंध। और ये बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। जान लीजिए, बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? जरासंध। अगर आपसे पूछा जाए कि जरासंध और कंस में क्या संबंध था, जरासंध जो थे वह कंस के ससुर लगते थे। जरासंध कंस के ससुर थे। इसी कारण जब कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा तो जरासंध और कृष्ण में शत्रुता हो गई। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि भीम ने जरासंध को कुश्ती में हरा करके मार डाला कृष्ण के इशारे पर। तो दोस्तों, जरासंध बृहदर्थ वंश का सबसे प्रतापी शासक थे और उस समय सेना नहीं हुआ करता था। जरासंध खुद अखाड़े में लड़ते थे। आज भी जरासंध का अखाड़ा मिल जाएगा राजगीर के पास। तो बृहदर्थ के पुत्र कौन थे? जरासंध, जो कि बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। अब चलते हैं दोस्तों हर्यक वंश पर। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जो मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कब बैठे थे? 544 ईस्वी पूर्व। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उनके बारे में बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया कि ये बिंबिसार जो हैं वह 5 4 4, यानी 5 के बाद 2 गो 4 है, 544 ईस्वी पूर्व BC में मगध की गद्दी पर बैठे थे। तो आपको 2 बात पता चल गया। बिंबिसार जो है वह 544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठे और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसी कारण बौद्ध ग्रंथ में उनके बारे में लिखा गया। तो आपसे अगर पूछे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया? प्रथम भारतीय ऐसा राजा बने जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया और हम सभी जानते हैं कि विवाह संबंध द्वारा उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत किया था। बगल में देखें कि वैशाली बहुत मजबूत है और बिहार में तो 3 ही महाजनपद थे, वैशाली, इधर अंग और इधर अपना मगध हो गया इनका। तो क्या किए कि वैशाली सबसे मजबूत है, तो वैशाली के राजकुमारी थी चलन्ना। वैशाली की राजकुमारी क्या थी? चलन्ना। तो चलन्ना से शादी कर लिए। और इधर मगध खुद है और इधर जो है अंग है। तो सोचिए, अंग यानी मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र। मगध कौन हो गया? नालंदा, गया, पटना का क्षेत्र। मगध पटना, नालंदा, गया का क्षेत्र। और ऊपर वैशाली जान ही रहे हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी तरफ। तो इतना जो है इसमें 8 गणराज्य थे। तो ये क्या किए कि 3 महाजनपद थे बिहार में और इधर थे कोसल,
कौशल के भी राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन से शादी कर लिए कोसला देवी से। तो ये भी बहुत मजबूत था कौशल यूपी में, और ये वैशाली बहुत मजबूत था। तो दोनों से कर लिए वैवाहिक संबंध। अब सोचे कि एक तो हम खुद ही हैं, इनसे वैवाहिक संबंध कर लिए हैं, ये कुछ हमारा कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, हमारा रिलेशन है वहाँ पे, लेकिन अंग पर तो हम कब्जा कर सकते हैं। तो सोचे कि चलो भाई अंग पर ही कब्जा कर लेते हैं। अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त। अब देखिए 3 महाजनपद थे बिहार में, एक मगध खुद थे वो बिंबिसार उनके शासक, और बज्जी संघ में उनको चलन्ना से विवाह ही था, और ये अंग बच गया। तो कहें कि अंगे पर हम कब्जा कर लेते हैं। तो अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को हरा करके क्या किए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंगराज को मगध में मिला लिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में 3 महाजनपद, जिसमें मगध तो ये खुद थे मगध के शासक, बज्जी में इनका रिलेशन था, और अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का निर्माण किसने किया, बिंबिसार ने, और क्या बना लिया, उसको राजधानी बना लिया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार 52, याद रखें, बिंबिसार 52, 544 से लेकर के 52 वर्ष तक शासन किया। और अगर आपसे पूछे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक। जीवक जो है वो महात्मा बुद्ध की सेवा में गए थे। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। एक अवंती के राजा थे, उनको पांडु रोग हो गया, तो बहुत सारे डॉक्टर आए, ठीक नहीं हुए, तो वो बोले ना कि अगर जीवक आ जाएंगे ना तो हम जरूर ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने बिंबिसार को संदेश दिया, और बिंबिसार ने क्या किए, जीवक को भेजे पांडु रोग से ठीक करने के लिए अवंती के राजा प्रदोत को। इससे अवंती से भी उनका संबंध अच्छा हो गया। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, बिंबिसार किए क्या, मतलब कि साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किए, किस प्रकार अपनी स्थिति मजबूत किए। तो कहा जाता है कि वैवाहिक संबंध द्वारा इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत किया और साम्राज्य विस्तार किए। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया, पहला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, दूसरा वैशाली के चेटक की पुत्री चलन्ना से, और एक विवाह शौक से किए थे। मध्य प्रदेश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। देखिए दोस्तों, ये जो है ये अंग है, अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको हरा दिए। देखिए ऊपर जो है वैशाली है, वैशाली बज्जी संघ। तो वैशाली के राजकुमारी थी चलन्ना, क्या नाम था, चलन्ना। तो वैशाली के राजकुमारी चलन्ना से शादी कर लिए। जानते थे कि वैशाली जो है 8 गणराज का समूह है और सबसे मजबूत है। तो क्या किए कि अब जो है वैशाली हमारा ससुराल रहेगा, चलन्ना से शादी कर लिए। अब वो तो कोई कुछ दिक्कत होगा नहीं उधर से, और इधर जो है मगध खुद है, तो वैशाली के राजकुमारी चलन्ना से शादी कर लिए, जो कि राजा चेटक की पुत्री थी। वैशाली के लिच्छवी गणराज की राजकुमारी कौन थी, चलन्ना। उसके बाद जो है इधर देख लीजिए यूपी में ये है कौशल। तो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत की बहन थी कोसला देवी, कौशल तो कोसला देवी, ठीक है, कोसला देवी से शादी कर लिए। प्रसेनजीत की बहन थी कोसला देवी, तो कोसला देवी से शादी कर लिए। और बिहार में तो 3 महाजनपद था, एक था वैशाली जो कि बज्जी संघ थे, वैशाली जिसकी राजधानी थी। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज की राजकुमारी राजा चेटक की पुत्री थी चलन्ना, उससे शादी कर लिए। और देखे कि एक तो वैशाली हमारा ससुराल ही हो गया, एक मगध हम खुद ही हैं, और ये अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिए ब्रह्मदत्त को हरा करके। उसके बाद जो है ये कौशल के राजा थे, यूपी में कौशल है, कौशल महाजनपद। तो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी शादी कर लिए। 2 शादी तो कर लिए अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, और एक शादी और किए पंजाब में किए। पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी क्षेमा। मैंने 2 गो तो कर लिए कि भाई चलो भाई अगल बगल में है साम्राज्य विस्तार के लिए, और एगो शौक से कर लिए क्षेमा से, क्या नाम था, क्षेमा से। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 शादी किए थे बिंबिसार। पहला वैशाली के चलन्ना से जो कि चेटक की पुत्री थी, और किस गणराज की थी, लिच्छवी
लिच्छवी गणराज की थी। इसमें 8 गणराज था ना, तो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी चेलन्ना, जो कि राजा चेटक की पुत्री थी। और कौशल वाला तो याद ही करना है, कोई ज़्यादा भारी है नहीं। कौशल वाला, कौशल के कौशला देवी हैं प्रसेनजीत की बहन, 2 गो, और एगो पंजाब के मद्र, आधुनिक पंजाब जो है उसमें राजकुमारी जो है मद्र, क्या बोला जाता है, मद्र कुल के क्षेमा से शादी किए थे। तो कैसे याद होगा, तो देखिए ट्रिक बनाइए। मान लीजिए कोई आदमी पत्नी है, तो पत्नी को क्या करते हैं, कोई गलती हुआ तो कोसते हैं। तो कोसे ना तो वो चिल्लाने लगी, जब कोसे डांटे उठे तो चिल्लाने लगी, तो फिर कहे कि क्षमा मांग लिए, कि क्षमा मांग लेते हैं, मामला शांत कर देते हैं। ट्रिक बनाइए। बिंबिसार जो है ना कोसे, जब डांटे उठे तो चिल्लाने लगी, तो फिर क्षमा मांग लिया, यानी कोसला देवी, चलन्ना और क्षेमा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो याद रखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलन्ना से, और राजकुमारी क्षेमा से पंजाब के। और 2 गो से वैवाहिक संबंध हो गया ना, प्रसेनजीत से, प्रसेनजीत की बहन कौन से, प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, और इधर वैशाली के चेटक के पुत्री चेलन्ना से। तो अगल बगल के महाजनपद पर तो कंट्रोल हो गया वैवाहिक संबंध द्वारा, वो ससुराल हो गया, तो विरोध इनका करेंगे नहीं। तो क्या किए, ये जो है बगल में जो अंग महाजनपद था मुंगेर भागलपुर का एरिया, अंग हो गया मुंगेर भागलपुर, मगध हो गया पटना नालंदा गया, और वैशाली तो जान ही रहे, वैशाली मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी तरफ। तो अंग वाला क्या किए, जीत लिए। अंग के थे कौन, ब्रह्मदत्त थे, उनको हरा करके अंग वाला अपना साम्राज्य में मिला लिए। चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया, और वह 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर, 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु सोचा कि हम भी इतना बड़ा हो गए हैं और बुढ़ाऊ जल्दी हट ही नहीं रहे हैं, तो क्या किए, बिंबिसारे को मार डाले। अब बिंबिसार जो है 52 साल शासन किए थे ना, सोचिए मार डाले फिर भी 52 साल शासन किए। और अजातशत्रु क्या किए, 493 में अपने पिता बिंबिसार को मार दिए और मगध की गद्दी पर बैठ गए। इसलिए इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है, पिता को मारने वाला। अजातशत्रु को उपनाम क्या था, कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुनिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। पिता किस धर्म के थे, बिंबिसार बौद्ध धर्म के, और यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने भी 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु कितना वर्ष तक शासन किया, 32 वर्ष तक। अजातशत्रु का मंत्री कौन था, बर्षकार, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री का नाम था बर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। दोस्तों समझ लीजिए कहानी, जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार डाला, तो प्रसेनजीत जो कि कौशल के राजा थे वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि तुमने मेरा जो क्या लगेगा, उनको बहनोई लगेंगे, तो कौशला देवी के पति, यानी तुम्हारे बहन के पति को तुमने मार डाला, अब तुमसे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। जब बिंबिसार कौशला देवी से शादी किए थे, तो काशी का जो भी इनकम आता था 1 लाख का, वो सब देते थे बिंबिसार को, तो उन्होंने काशी का इनकम भी बंद कर दिया प्रसेनजीत ने। और उधर वैशाली में भी देखिए कि चलन्ना से शादी हुआ था बिंबिसार का, वो भी नाराज हो गए। अब अजातशत्रु सोचा कि इधर जो है प्रसेनजीत नाराज हो गए और इधर जो है वैशाली वाले भी नाराज हो गए हैं, अब कैसे निपटे इन दोनों से। तब कहा, पहले तो प्रसेनजीत से लड़ाई किया, लड़ाई करते 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 प्रसेनजीत को बार बार लड़ते 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 क्या हुआ, प्रसेनजीत जो है हार गए, और अपनी पुत्री का नाम क्या था उनकी, बजीरा, यानी बजीरा से अजातशत्रु का शादी कर दिए, और फिर से काशी का जो भी इनकम होता था वो जाने लगा अजातशत्रु के पास। अब बच गया वैशाली। वैशाली बहुत ही मजबूत था, वैशाली में 8 गणराज थे, इसे हराना आसान नहीं था। सोचिए, अंग तो उनके पिता ने ही मिला लिया था, अंग को ब्रह्मदत्त को हरा करके, और बगल के कौशल यानी जिनके राजा थे प्रसेनजीत, उनको हरा दिया और वहाँ से इनकम आने लगा। फिर इधर वैशाली को हराना था, तो वैशाली तो बहुत मजबूत था। तो अजातशत्रु ने क्या किया, एक उनके मंत्री थे बर्षकार, तो बर्षकार को कहा तुम जा करके ना वैशाली में सभी गणराज में फूट डालो, और फूट डाल करके क्या करेंगे, वहाँ पे जो है हम लोग फूट डाल देंगे, सब लोग अथी हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तब हम लोग उन पर आक्रमण करेंगे। और जब फूट पड़ गया गणराज में 8 में, तब जो है अजातशत्रु गए
और इनका जो अस्त्र था महाशिलाकंटक, रथमुसल। क्या अस्त्र था? रथमुसल। रथमुसल और महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक अजातशत्रु का अस्त्र था। रथमुसल और महाशिलाकंटक, इसकी सहायता से क्या किए? वैशाली भी जीत लिए। ये जो रथमुसल था मतलब मुसल फेंकता था, और महाशिलाकंटक ये जो है ना, जैसे कैसे गुलेटी से मारते हैं पत्थर, वैसे ही शिला, बड़ा बड़ा शिला जो है फेंकता था, मतलब गुलेटी टाइप के, तो वैसे ही फेंकते रहता था। और इस प्रकार जो है कहा जाता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु था, क्योंकि मगध में बिंबिसार तो सिर्फ अंग को मिलाए थे ना, उतना बड़ा गणराज था वैशाली, उसको जीत लिए अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का भी शासन जो है 32 वर्ष तक रहा, और उसके बाद जो है अजातशत्रु के शासन समाप्त हुआ। 416 ईस्वी में अपने पिता की हत्या करके उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। जैसी करनी वैसी भरनी। अजातशत्रु अपने पिता को मार करके मगध के गद्दी पर बैठे थे, तो उनका बेटा भी वही काम किया, अपने पिता को मार करके मगध की गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु को अपनी करनी का फल मिल गया, और अब राजा बन गए उदयीन। तो इसमें 3 राजा हुए मगध में। याद रखिए, कैसे याद करेंगे? मगध वंश में, मगध करे हर्यक वंश में 3 राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन। याद कैसे करेंगे ये बताइए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन। देखिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के नाम जानते हैं? उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BAU। मुजफ्फरपुर में एक यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। B से बिंबिसार, A से अजातशत्रु, U से उदयीन। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश में 3 शासक, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन। और बिंबिसार को मार डाले अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को मार डाला उदयीन ने। यानी हर्यक वंश के 3 प्रमुख राजा शुरू का, BAU, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन। और अगर आपसे पूछे कि उदयीन के लिए खास बात क्या है, तो उदयीन जो है पाटलीग्राम की स्थापना किए थे। पाटलीग्राम की स्थापना किए थे उदयीन ने, और पटना को राजधानी बनाए थे उदयीन। देखिए, 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या करके उदयीन जो है मगध की गद्दी पर बैठा, और उन्होंने क्या किया? पाटलीग्राम की स्थापना किया। ठीक है, पटना को राजधानी बनाया। समझिए कि पटना को बसाने, शहर बनाने का काम इन्होंने ही किया था। उदयीन ने पाटलीग्राम की स्थापना किया। और उदयीन किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। बिंबिसार थे बौद्ध धर्म के, अजातशत्रु भी प्रारंभ में जैन धर्म के थे, और उदयीन भी जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयीन में यही खास बात याद रखिएगा, पाटलीग्राम की स्थापना। हर्यक वंश के अंतिम राजा थे उदयीन का पुत्र नागदशक। नागदशक को उनके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। याद कैसे कीजिएगा? नाग में लड़ाई हुआ। क्या हुआ? नाग में लड़ाई हो गया। नागदशक, सोचिए 10 मुंह वाला नाग था, उसको एक शिशु नाग ने हरा दिया। ट्रिक बनाइए कि नाग में लड़ाई हुआ, इसमें 10 मुंह था नागदशक, और इसको एक शिशु नाग ने हरा दिया। बहुत बलवान था, और यही शिशु नाग जो है राजधानी लेके आया था वैशाली। याद रखिएगा। तो शिशु नाग ने हरा दिया नागदशक को। कब? 412 ईस्वी में। दोस्तों, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, आप महाजनपद काल में 3 प्रमुख वंश हुए, जिसके लिए आप ट्रिक रखिएगा याद, हसीन। जब भी आपसे पूछे कि महाजनपद काल के 3 वंश का नाम बताइए, तो कहिए हसीन देख लीजिए, हसीन मलिका। हसीन, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। हसीन। तो हर्यक वंश के बाद कौन वंश आया? शिशुनाग वंश। और कैसे याद करेंगे? तो नाग में लड़ाई हुआ, नागदशक को हरा दिया शिशुनाग ने। और कौन वंश स्थापित किया? शिशुनाग वंश। कब? 412 ईस्वी पूर्व में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित किया था। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कौन है जो वैशाली में अपनी राजधानी स्थापित किया, तो वह थे शिशुनाग। याद कैसे करेंगे? तो देखिए, आप शिशुनाग, ये मत सोचिए कि ये जो नाग जो है ना अभी शिशु है, बच्चा है, छोटा है।
इसके पास भी 20 कम नहीं है दोस्तों। ये शिशु नाग है लेकिन इसके पास भी 20 कम नहीं है। जहर सबके पास होता है, ये नाग शिशु हो चाहे बड़ा हो। तो शिशु के पास भी 20 है, यानी वैशाली। शिशुनाग ने राजधानी कहाँ रखा था? वैशाली। आगे चलते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक, जो कि पुनः राजधानी ले आया पाटलिपुत्र। तो हमारे लिए शिशुनाग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैशाली लेकर गए थे। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, जिस प्रकार उस समय पढ़े थे नाग नाग में लड़ाई हुआ, उसी प्रकार इसमें नंद नंद में लड़ाई होगा। नंदीवर्धन तो महापद्म नंद, महापद्म नंद नामे है महापद्म नंद। ये जो है नंदीवर्धन को हरा दिए और क्या किए? नंद वंश की स्थापना किए, महापद्म नंद। नंदीवर्धन को हरा करके कौन वंश की स्थापना किए थे? नंद वंश के, महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक थे घनानंद। यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर एक नए वंश की स्थापना किया, मौर्य वंश। यह घनानंद जो था बहुत घमंडी शासक थे, बहुत सारे टैक्स लगाए हुए थे जनता पर। और महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा जाता है, सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों के नाश करने वाला। इनको जो है ना तुलना परशुराम से भी किया जाता है। जैसे परशुराम 17 बार क्षत्रियों का निखत्रीकरण किए, तो उसी तरह से महापद्म नंद को भी परशुराम से तुलना किया जाता है। यह कहते हैं कि सभी क्षत्रियों को हम, मतलब क्षत्रियों का समझिए दुश्मन थे महापद्म नंद, सर्व छत्रांतक। और इनके अंतिम राजा नंद वंश के घनानंद। तो याद रखिए दोस्तों, नंद वंश में 3 वंश हुए, सॉरी नंद वंश करें, हर्यक वंश यानी कि महाजनपद काल में 3 वंश हुए। हसीन याद रखना है, हसीन। हर्यक वंश जिसके संस्थापक थे बिंबिसार, अंतिम शासक थे नागदशक। संस्थापक थे बिंबिसार, अंतिम शासक थे नागदशक। फिर नाग नाग में लड़ाई हुआ, तो फिर शिशुनाग ने क्या किए? नागदशक को मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना किए। और फिर शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन, उनको मार करके महापद्म नंद ने क्या किए? नंद वंश की स्थापना की। और अंतिम शासक थे घनानंद। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले देख लेते हैं सिकंदर के बारे में, क्योंकि सिकंदर यूनानी शासक जो थे वो बीच में एंट्री मार दिए हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। कब हुआ? 356 ईस्वी पूर्व, 356 356 ईस्वी पूर्व। इनके पिता का नाम था फिलिप, फिलिप्स बॉल भी आता है, फिलिप्स बॉल। तो इसी पर याद रखिएगा, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। अगर पूछे कि सिकंदर के पिता फिलिप जो है मकदूनिया का शासक कब बने? 359 ईस्वी पूर्व में। इनकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। फिलिप की हत्या 329 ईस्वी में कर दिया गया। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर जो थे वो अरस्तु के शिष्य थे, याद रखिएगा, अरस्तु। सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में आरंभ किया। 326 में। जन्म कब हुआ था? 356 में। 356 में, 30 साल बाद, यानी 326 में क्या किए? भारत विजय अभियान शुरू किए। लेकिन भारत को जीतना इतना आसान नहीं था। इनको कहा था विश्व विजेता, लेकिन विश्व विजेता हमारे भारत को नहीं जीत पाए। याद रखिएगा दोस्तों, भारत जीतना इतना आसान नहीं था। उस समय घनानंद का शासन था। सिकंदर का सेनापति कौन थे? सेलुकस निकेटर। कौन थे? सेलुकस निकेटर, सिकंदर के सेनापति। यही निकेटर जो है बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से उलझा और अपना रहा सहा साम्राज्य भी गवा दिया और दहेज में दे दिया। मतलब अभी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान देख रहे हैं ना, ये दहेज में दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। जब वो सिकंदर आए उधर से, तो स्टार्टिंग में तो भारत में पंजाबे पड़ता है, तो पंजाब के पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं या झेलम का युद्ध कहते हैं। याद कैसे करेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक बताते हैं। एक और बात पढ़ लीजिए पहले। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। 2 बात याद रखना है इसमें, दोनों का ट्रिक बताएंगे। सिकंदर जो है
पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया जिसका नाम था झेलम का युद्ध या हेडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध। और सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को पार नहीं किया। जम्मू कश्मीर के आसपास ब्यास नदी बहती है ना, तो ब्यास नदी को पार नहीं किया। तो याद कैसे करेंगे? सिकंदर झेलम पे झमेला किया, झेलम पे झमेला किया और ब्यास को पास नहीं कर पाया। झेलम पे झमेला किया यानी पोरस के साथ युद्ध किया और ब्यास को पास नहीं कर पाया। याद हो गया ना ट्रिक? झेलम पे झमेला किया यानी कि पोरस के साथ युद्ध किया और ब्यास को पास नहीं कर पाया। ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर ही पहुंच करके उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया। ये सब चाणक्य लोगों का भी अति था, चाल था कि चाणक्य लोगों ने यह अफवाह फैलाया था कि वहाँ पे बहुत हाथी है घनानंद के पास, जाइएगा तो बचिएगा नहीं। ये पोरस मत समझिए इसको, घनानंद को। और बहुत सारा अफवाह फैला दिया कि उधर जाता है वो बचता नहीं है, कोई बीमारी पकड़ लेता है, ऐसे वैसे बहुत तरह के अफवाह फैलाया, जिसके कारण सेना बोला कि अब हम नहीं जाएंगे। विश्व विजेता सिकंदर भारत विजय नहीं कर सका। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया। 326 में आया था और स्थल मार्ग द्वारा लौट गया भारत से। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। दोस्तों याद रखिएगा दो चीज़, 326 में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर, 326 में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, 326 BC ईस्वी पूर्व में, और 3 साल बाद 323 ईस्वी पूर्व में वह क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई और उम्र था 33। 326 में 3 दूना 6 भारत पर आक्रमण किया, 3 साल बाद क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई और उम्र भी था 33 वर्ष। अगर आपसे पूछे कि सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था, निर्याकस, याद कैसे करेंगे? निर मतलब क्या होता है, जल होता है, तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस। सिकंदर के एक घोड़ा भी था, प्रिय घोड़ा का नाम था बौका फेला, बौका फेला। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था, तो याद रखिएगा सिकंदर के घोड़ा का नाम था बौका फेला। याद रखें ना, बोका फेल हो गया, फेल हो गया तभी ना ब्यास नदी पास नहीं कर पाया। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बौकाफेला नामक नगर बसाया। दोस्तों जब ये सिकंदर पंजाब के पोरस के साथ लड़ रहा था तो पोरस हार गया ना, तो सब लोग पकड़ के लाया पोरस को। तो बोलता है सिकंदर कि बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस बोलता है बहादुरी के साथ वही कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं। सिकंदर सोचा वाह इतना बहादुर शासक, तो कहीं जाओ तुम्हारा हम साम्राज्य लौटा दिए, और एक काम करो मेरा एक प्रिय घोड़ा है बौका फेला, तुम उसके नाम पर अपना एगो नगर के नाम बसाओ। तो वही एक झेलम नदी के तट पर, झेलम पर झमेला किया था पोरस के साथ, तो झेलम नदी के तट पर बौका फेला नाम का एगो नगर बसा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं मौर्य साम्राज्य। आइए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म हुआ था, बहुत अच्छा है जन्म याद करने में, 345 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। जब यूनानी ग्रंथ देखा गया तो उसमें लिखा हुआ था सेंड्रोकोटस। आदमी सोचा सेंड्रोकोटस क्या है, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, सेंड्रोकोटस, जिनकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ही दूसरा नाम है सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व। विलियम जोन्स ने, ठीक है याद हो गया, इनको सेंड्रोकोटस के नाम से पहचान किया है। आगे विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस लेकर कौन थे? विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। ये विशाखा दत्त में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना वह निम्न कुल के थे, यानी नीचे कुल के थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म मानते थे, तो जैन धर्म वाले कहे कि ना नीचे कुल के नहीं थे। अब बताइए जैन धर्म मानते थे, जैन धर्म वाले कहे ऐसे बोलेंगे? बोले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। तो याद रखिएगा ये मुद्रा राक्षस जो है ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल के थे, निम्न कुल में जन्म लेने वाले थे।
घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य का नाम क्या है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बने। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिनका संबंध किस चीज़ से है, राजनीति से। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति से, उनको क्या पता था कि आगे चल के अर्थशास्त्र जो है वह रुपया पैसा के अध्ययन वाला विषय हो जाएगा। उन्होंने नाम रखा अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति है। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजनीति किए। और घनानंद के बारे में कहा जाता है कि इनको घनानंद जो है बहुत ही क्या था, घनानंद जो था बहुत ही घमंडी शासक था। जनता पर 50 या 60 तरीके के टैक्स लगा रखे थे। जब सिकंदर वापस चला गया ना, तो इसका घमंड और बढ़ गया कि अब हमको कोई क्या करेगा। और इसी घमंड में इन्होंने चाणक्य का अपमान कर दिया। चाणक्य का अपमान कर दिया। चाणक्य बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने कसम खा लिया कि हम घनानंद को बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने एक चेला बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को इतना ट्रेनिंग किया, इतना ट्रेनिंग दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर बार बार आक्रमण करके घनानंद का साम्राज्य जीत लिया। और एक नए वंश की स्थापना हुई, मौर्य वंश। तो दोस्तों, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनका प्रधानमंत्री भी थे। जब गुरु हैं तो उनको प्रधानमंत्री बना लिया गया और फिर बाद में अपना शासन उसन चलाने में मदद किए। और जीतने में मदद कौन किए थे, चाणक्य, क्योंकि वही पढ़ा लिखा करके मतलब ट्रेनिंग दे करके इनको जो है उस लायक बनाए। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठे। 345 में तो उनका जन्म हुआ था, 322 में बैठे मगध की गद्दी पर। और वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के, जैन धर्म के। आगे देखिए किस प्रकार जो है, तो लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। आपको बताए थे जैन धर्म पढ़ाते समय कि इतना बड़ा शासक, जो कि भारत ही नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र भी दहेज में प्राप्त किए थे, ठीक है ना। और उतना बड़ा शासक जो है जैन धर्म में क्या किए, जो भद्रबाहु थे उनके साथ गए कर्नाटक। जब मगध में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु जो गए थे नीचे दक्षिण भारत में कर्नाटक, तो उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। और उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो एक तरीका और भी है, क्या, तो संलेखन विधि, भूखे प्यासे जो है प्राण दे दीजिए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भूखे रहकर वहाँ प्राण दे दिए। यानी इनका अंतिम समय कहाँ बीता, श्रवणबेलगोला में। वहीं इनकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब देखिए दोस्तों, जब सिकंदर चला गया यहाँ से, तो क्या किए, जो पश्चिम का जो कुछ क्षेत्र था, यानी भारत के पश्चिम का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में जो है ना सेल्यूकस निकेटर को राजा बना करके जो जीते थे ना ही, तो सब जो है दे दिए इनको सेल्यूकस निकेटर को कि आप रहिए। जब घनानंद हट गया, चंद्रगुप्त मौर्य जाए, तो सेल्यूकस निकेटर सोचा कि क्यों ना इसी को हराया जाए। घनानंद तो हरा नहीं था। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो और शक्तिशाली शासक, बेचारे लड़ते लड़ते क्या हुआ, बीचे में बोले, अब देखे कि हम हार गए। सेल्यूकस निकेटर सोचा कि अब तो हम हार रहे हैं, तो क्यों ना युद्ध को रोक दिया जाए। और बीचे में बोले कि एक काम कीजिए, युद्ध को रोक दीजिए। तो क्यों, तो हम जो है ना लड़का खोज रहे थे, हाँ, तो हमको जो है ना बेटी के शादी करना है कर्नेलिया को, तो हमारा सुयोग वर मिल गया है, आप ही से हम शादी करेंगे, युद्ध बंद कीजिए। यानी वो हार ही गए थे। तो क्या हुआ, कर्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ और दहेज में जो है काबुल, कंधार, हेरात, मकरान ये सब मिला। चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि शादी तो करेंगे लेकिन हमको साम्राज्य विस्तार करना है। तो बोले ठीक है, काहे टेंशन ले रहा है, आप ही दहेजे में ले लीजिए ना, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। यानी अभी का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वो एक ऐसा बिहारी, जो दोस्तों इतिहास में एक ऐसा बिहारी हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र तो दहेज में ही ले लिए थे सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी की कर्नेलिया से, ठीक है, और दहेज में लिए काबुल, अफगानिस्तान का राजधानी आज भी है, कंधार, हेरात, मकरान, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। बेचारे सोच रहे थे कि कुछ साम्राज्य विस्तार कर लेते, अपना क्षेत्र भी गंवा दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जब हार रहे थे, सोचे करे भाई इज्जत बचाओ, कहें कि हमारी बेटी की शादी करना है, पुत्री कर्नेलिया की शादी
चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि हमको साम्राज्य विस्तार करना है, तो बोले ठीक है आप दहेजे में ले लीजिए। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दिए और चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश होकर के वो भी कुछ हाथी दे दिए। बताएंगे आगे, देखिए है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश हुए और प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, तो चलते हैं सीरियल वाइज पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु, वही बताए थे ना भद्रबाहु, यही भद्रबाहु जो इनको ले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा मगध में, तो यही भद्रबाहु हैं जो इनको श्रवणबेलगोला ले गए थे और भूखे प्यासे बोले कि रह जाइए और मर जाइए। तो भूखे प्यासे संलेखन विधि द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और भद्रबाहु जो थे उन्हीं से शिक्षा लिए थे जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से ही शिक्षा लिए थे जैन धर्म का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब क्या हुआ कि जब सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किए, तो ना होता है कि बेटी का शादी करते हैं तो कुछ लोग आदमी भेजते हैं कि चलो जाओ देखो कैसा है मेरा बेटी का घर। तो क्या किए, सेल्यूकस निकेटर को बोले कि जाओ तुम जो है साथ में जाओ कार्नेलिया के और देखो कैसा घर में हम शादी किए हैं। सेल्यूकस निकेटर वो कापी किताब लेके आया और लिखने लगा। तो एक किताब भी लिख दिया इंडिका। भाई बड़ाई उड़ाई तो करना ही ना पड़ेगा, राजा के यहाँ जाएंगे तो क्या कहेंगे, तो ये कहे कि चलो भाई वो किताब लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या नाम था, इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। वो कह रहे हैं मेगास्थनीज, तो बड़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो कहें कि जब सम्राट जनता के सामने आते थे ना तो शोभा यात्रा होता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। वाह, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी बोल रहे हैं। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड। राजा के जो बॉडीगार्ड हैं वो क्या कहते थे, सोना चांदी से अलंकृत हाथी पर, जो हाथी है वो सोना चांदी से सजाया गया है और राजा बैठे हुए हैं सोना के पालकी में। और कुछ अंगरक्षक क्या है, कुछ बॉडीगार्ड पेड़ों को लेकर के चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मान लीजिए पेड़, कुछ लोग पेड़ लेके चल रहे हैं और पेड़ पर जो है ट्रेंड तोता है, वो अच्छा अच्छा गाना सुना रहा है, जैसे मीठू मीठू कैसे बोलता है वैसे ही कुछ अच्छा अच्छा बात बोल रहा है। ठीक है, वैसा वैसा ट्रेंड तोता था और पेड़ लेकर चलते थे, पेड़ पर तोता रहता था। राजा सोना के पालकी से चलते थे और बॉडीगार्ड जो है सोना और चांदी से जो सजा हुआ हाथी था उस पर चलते थे। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिर रहते थे। राजा जो है चारों तरफ हथियार बंद मतलब हथियार लिए हुए, हथियार से लैस जो है चारों तरफ महिलाएं रहती थी राजा के। उनके खाने के पहले खास नौकर जो है उस खाना को चखते हैं। ऐसे भी देखते होंगे बड़ा बड़ा आदमी जो है एक आदमी रखता है, जब भी वह खाना खाते हैं ना तो पहले किसी और से चखवाते हैं, कोई जौहर वहर तो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, बहुत लोग राजा को मारने के लिए साजिश करते रहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि खाने से पहले खास नौकर है जो खाना को क्या करते थे, चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, ये सब सेफ्टी के ख्याल से। मान लिया बहुत सारा कमरा है तो किस कमरे में कब सोएंगे कोई पता नहीं, ताकि मतलब दुश्मन को ये पता नहीं चले कि इसी कमरा में रहता है, इसी कमरा पर बम गिरा दो। आज भी ये किया जाता है। पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। कितना द्वार था, 64। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्चा ईंट से बना हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है किस चीज़ से बना हुआ था, लकड़ी से, लकड़ी से बना हुआ था और कच्ची ईंट से। राजा का महल भी काठ का बना हुआ था। सोचिए लकड़ी से ही बना, काठ उसी को बोलते हैं, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध का वर्णन एप्पीनायस ने किया। किसने किया, एप्पीनायस ने। और ये बता दिया प्लूटार्क कहा था कि जब शादी उदी की है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश होकर के वो बोले सेल्यूकस निकेटर कि आपका हाथी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था युद्ध में, थोड़ा सा हाथी हमको कुछ दीजिए।
तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले कोई बात नहीं है, 500 हाथी आप ले लीजिए उपहार में, हमको तो इतना एरिया मिल गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान का पूरा एरिया मिल गया दहेज में। और देख लीजिए अंतिम में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में सरबन बेलगोला में उपवास के दौरान हुआ। जैन धर्म में एक विधि होता है संलेखन विधि, जिसमें उपवास करना होता है। तो भद्रबाहु बोले कि उपवास कर लीजिए, आप सारा नियम तो पालन किए नहीं है, तो एक अति है, मौका है, आप उपवास करके अगर प्राण त्याग देते हैं तो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। देखिए दोस्तों, इसके लिए ट्रिक बताते हैं। 3 राजा मेन हैं, चंदू, बिंदु, अशोक। याद रखिएगा, चंदू, बिंदु, अशोक। जब भी आपसे पूछे कि मगध के 3 प्रमुख राजा के नाम बताइए तो कहिए चंदू, बिंदु, अशोक, चंदू, बिंदु, अशोक। और उसके बाद अशोक के पुत्र कुणाल भी हुए थे, लेकिन 3 याद रखें, चंदू, बिंदु, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और उसमें क्या है, हर्यक वंश में बिंबिसार है, हर्यक वंश में बिंबिसार। तो कन्फ्यूजन होगा भी नहीं, इसको बिंदु बोल रहा है, चंदू बिंदु, टोन मिल रहा है, चंदू बिंदु तो बिंदुसार। चलिए, बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी हुए, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। बिंबिसार कब बैठे? बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है सरबन बेलगोला में 298 ईस्वी में मर गए, तो उनके पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। इनको कहा था अमित्र घात। अमित्र के यानी जो शत्रु है उनके लिए घातक है ये, अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक, शत्रु के लिए बहुत ही घातक है ये, शत्रु का विनाश कर देते हैं। आजीवक संप्रदाय को अनुयायी थे। देखिए दोस्तों, आजीवक संप्रदाय जो है इनके संस्थापक थे मखली गोसाल। ये जो है ना नियतिवाद को मानता है। आजीवक संप्रदाय क्या मानता है? नियतिवाद को। जैसे सब चीज़ फिक्स है, नहीं होता है कि दाना दाना पर लिखा हुआ है खाने वाला का नाम, आपका जिस दाने पर नाम लिखा हुआ वहाँ पहुँच कर आप खा ही लीजिएगा। आपको जहाँ मरना लिखा हुआ वहाँ मरबे कीजिएगा, चाहे जो कुछ कर लीजिए। तो आजीवक संप्रदाय क्या मानते हैं? नियतिवाद को, कि सब चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, जिसको जहाँ मरना है, जहाँ जो करना है, सब लिखा हुआ है, सब चीज़ फिक्स है, नियति है। तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे बिंदुसार। दोस्तों, कहा जाता है कि मौर्य वंश जो है ना धार्मिक सौहार्द का काल रहा है। यानी 3 राजा जो है मेन राजा देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक धर्म, आजीवक संप्रदाय, और अशोक बौद्ध धर्म। तीनों राजा 3 धर्म अपना रहे हैं। यानी ये लोग धार्मिक सौहार्द का परिचय दे रहे हैं कि हम लोग जो धर्म का कोई बंधन नहीं है, जो चाहे जो धर्म अपना ले, ठीक है ना। तो बिंदुसार का कौन सा संप्रदाय था? आजीवक संप्रदाय अपनाए हुए थे। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक भी पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि अशोक जो था, अशोक भी पहले शैव धर्म का उपासक थे, यानी शिव भगवान की पूजा करते थे, यानी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हुआ ना। हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म। तो राजतरंगिणी से पता चलता है, कश्मीर का जो इतिहास लिखा राजतरंगिणी में, कि उनका जो भतीजा था अशोक का, तो पूछे भतीजा से, कहे तुम इतना शानदार कैसे रहते हो, हम तो बड़ी टेंशन में रहते हैं। तो बोले जानते हैं हम बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, बुद्ध के शरण में जाइए, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बोले अरे वाह, बहुत शांति से रहते हो, हमको भी सुनाओ। तो वो भी कुछ कुछ बात बताएं, तो अशोक को बहुत अच्छा लगा। और लगले जो है कलिंग युद्ध किए थे वो, कलिंग युद्ध के बाद तो अशोक बहुत अशांत रहने लगे ना। तो कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। पहले थे शैव धर्म यानी हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, ठीक है। तो निग्रोध के जब प्रवचन दिए कि हाँ ऐसा ऐसा बौद्ध धर्म में है, अहिंसा है, ये है वो है, हमें मार काट नहीं करनी चाहिए, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक भी है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अभी बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारीसार कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार या बारीसार कहा गया है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने, याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। एंटियोकस, डाइमेकस, सीरिया जो देश है, सीरिया नरेश एंटियोकस ने कौन सा राजदूत भेजा? डाइमेकस को। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत आया था? सेल्यूकस निकेटर का कौन आया था, जो इंडिका पुस्तक भी लिखा था?
मेगास्थनीज, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखा, और बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस आए थे। ठीक है, इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है कि मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी होंगे, यानी मेगास्थनीज के बाद डाइमेकस आए। आगे चलते हैं, डाइमेकस किसके राजदूत थे? सीरियन नरेश एंटियोकस के। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है, सिंह सेन, बिंदुसार सिंह सेन, इससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में सिंधु और झेलम नदी के बीच, जो कश्मीर देख रहे हैं, कश्मीर में शुरू से कश्मीर अशांत रहा है, सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला, तक्षशिला पाकिस्तान में अभी तो पड़ता है, तो वहीं पे क्या हुआ, कश्मीर के आस पास में ना है तक्षशिला, 2 विद्रोह हुआ, याद रखिएगा 2 विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। सुसीम को भेजा तो शांति नहीं हुआ, सुसीम आराम आराम से कह रहा था, अशोक गया, इतना गड़बड़ मारकाट मचाया कि तुरंत शांत हो गया सब। तो अशोक को जब भेजा तब पूरा शांत हो गया, अशोक तो पूरा शांति कर दिया तुरंत। सुसीम को भेजा बिंदुसार तो शांत नहीं हुआ, तब अशोक को भेजा, तुरंत शांति ला दिया। जैसे अभी जोगी जी हैं वैसे टाइप का। एंटियोकस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के, क्या होता है ना, कभी कभी अशांति को शांति लाने के लिए कभी कभी क्या होता है, बदमाश लोग का पिटाई भी करना जरूरी होता है। तो क्या होता है, अशोक ने क्या किए, तक्षशिला में विद्रोह में शांत किए। उसके बाद है एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से, अब सीरिया के शासक से मांगे कि अगर आप हमें मानते हैं तो आप हमको मदिरा दीजिए, मदिरा बड़ी मस्त है वहाँ का, सीरिया का। सूखा अंजीर, सुने हैं कि वो फल है सूखा अंजीर, बहुत अच्छा होता है, और एक दार्शनिक दीजिए। तो वहाँ के जो शासक थे सीरिया के, वो बोले कि देखिए हम आपको मदिरा दे देंगे, सूखा अंजीर दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ के दार्शनिक किसी के गुलाम नहीं बनते हैं, इसलिए हम दार्शनिक नहीं देंगे। तो क्या किए वो, सूखा अंजीर, ठीक है, और मदिरा भेज दिए, और दार्शनिक नहीं भेजे, बोले कि हमारे यहाँ के दार्शनिक जो है वो गुलाम नहीं बनते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है, 16 राज्यों का विजेता। वैसे कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ तक विस्तार किए थे, बिंदुसार लगभग वहीं बना के रखा, और बाद में अशोक जो है, जो कि कलिंग शामिल नहीं था मगध साम्राज्य में, तो कलिंग को जीत करके कलिंग को मिलाया था अशोक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग अशोक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके काम का लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।